संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है, ये कुल कितनी होती है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए, विकास की अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे ने बताई है। संज्ञानात्मक विकास वाला जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत बताई है। कितनी होती हैं, पहले गिनती से चलते हैं, 1, 2, 3 और 4। फिर नाम पर चलते हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक काल, दूसरी अवस्था है पूर्व संप्रत्यात्मक चिंतन, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया काल, चौथी अवस्था है अमूर्त चिंतन काल। जीन पियाजे ने विकास की जो अवस्थाएं दी है, जो दूसरी अवस्था है पूर्व संप्रत्यात्मक चिंतन काल, उसको हमने 2 उपभागों में बांटा है। उनके नाम है पूर्व संकल्पनात्मक चिंतन, अंतः प्रज्ञ चिंतन काल। अब हम संवेदी गामक काल अर्थात विकास की प्रथम अवस्था के बारे में और इसके विभिन्न नामों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि संवेदी गामक काल क्या होता है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में हमने जो बात की थी, ये हमारा भाग 2 वाला वीडियो है। अगर आप संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को जानना चाहते हैं तो ये हमारा वीडियो आप ज़रूर देखें और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे क्लिक करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए बढ़ते हैं शिक्षण की ओर। कक्षा शिक्षण के कार्यक्रम में भाग 2 में हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास की हमने टर्म समझ लिए, स्कीम क्या होता है, मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती है, स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, ये हमने सब समझा। अब हमारे अवस्थाओं पर देखिए कौन सी होती है 4 अवस्थाएं। व्हाइट बोर्ड की ओर देखेंगे। देखिए, जीन पियाजे ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले देखिए, यह आपका आरपीएससी में भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एक पूछता है उदाहरण के द्वारा। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था। पहले आप अवस्था की तरफ देखें। पहली अवस्था देखें, किन किन नामों से इनको बुलाया जाता है। देखिए, संवेदी गामक अवस्था, इसी काल को हम इस नाम से भी बुला सकते हैं इंद्रिय गति काल, गतिवाही अवस्था, और यदि हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर पीरियड। ये हम सिर्फ एक अवस्था की बात कर रहे हैं जिसे भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है। अगर इसके काल की बात करें तो आप इसे कह सकते हैं 0 to 2 वर्ष, मतलब 0 का मतलब गर्भ अवस्था से 2 वर्ष का समय। अगर आपको पेपर में 2 वर्ष ना मिले, 24 माह मिले, तब भी बात यही है कि 0 से 24 माह का समय या 0 से 2 वर्ष का समय। अब देखिए, हम बात करते हैं सेकंड अवस्था की, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। इसको और क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, अंग्रेजी में टर्म एक जैसी रहेगी, हिंदी में बहुत सारा अनुवाद करते हुए आप नाम ले सकते हैं, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन जब भी आप अपना आरपीएससी में पेपर देखेंगे तो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वहाँ पर आप जरूर देखेंगे यही नाम मिलेगा आपको, प्री ऑपरेशनल पीरियड। इसका काल क्या होता है, 2 to 7 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष। फिर हम आ रहे हैं इसी के उपभाग की ओर। जीन पियाजे ने जिन अवस्थाओं की चर्चा की है उस अवस्था में जो दूसरी अवस्था है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, उसके 2 उन्होंने उपभाग किए हैं। पहला देखिए, प्री कंसेप्चुअल फेज। फेज मतलब भी वही अवस्था होती है। इसका टाइम पीरियड इन्होंने रखा है 2 से 4 वर्ष। और यहाँ पर देखेंगे अंतःप्रज्ञ चिंतन काल या फिर अंतर्दर्शी काल, एक ही नाम है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, कभी पेपर में आ जाए और आरपीएससी में यदि आपसे पूछा जाए तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए
देखिए हमने यहाँ गिना था 2 से 7, 2 भागों में बांट दिया। प्री कंसेप्चुअल फेज जो है 2 to 4 हो गया, 2 से 4 वर्ष हो गया, और अंतःप्रज्ञा चिंतन काल 4 से 7 वर्ष हो गया। अब विकास की अवस्थाओं में हम तीसरी अवस्था पर आते हैं। देखिए क्या क्या कहते हैं इन्हें, मूर्त संक्रिया काल, आपको रटने होंगे ना, मूर्त संक्रिया काल, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड भी कहते हैं और अंग्रेजी में भी इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड इसका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 से 11 वर्ष। अब हम चलते हैं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई विकास की चौथी अवस्था पर, अंतिम अवस्था पर, उन्हें कहते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरा नाम है, बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है, अथवा ये भी कहा जाता है ज्ञानात्मक चिंतन काल। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल, देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। इसकी कालावधि क्या रहेगी, 11 से 15 वर्ष। तो आप देखेंगे, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में कि जीन पियाजे ने विकास की जो भी अवस्थाएं बताई हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या उदाहरण है। आरपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा है, देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड 13-14 में इस तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था का ये कालक्रम जो है वो कौन सा है, तो उसका आंसर था 2 to 7। आप नाम देखेंगे तो नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये विकास की कौन सी अवस्था है। आपसे काल भी पूछ सकता है कि इस काल में उन्होंने कौन सी अवस्था को रखा था, या इन चारों अवस्थाओं में आने वाले जो उदाहरण हैं, जो मैं अभी आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उन उदाहरणों के बारे में भी पूछता है कोई उदाहरण देकर कि ये उदाहरण किस अवस्था के लिए उपयुक्त है या किसका सटीक उदाहरण है। तो हम सब इन बातों पर चर्चा करेंगे। अभी आप व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदी गामक विकास की। हम बात कर रहे थे विकास की अवस्थाओं की। हमने विकास की अवस्थाओं के सारे नाम देखे थे। और सबसे पहले जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई है, सबसे पहली अवस्था की हम बात करते हैं। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था का नाम लिया था हमने सेंसरी मोटर पीरियड। उसको हम और क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था, और क्या कह सकते हैं, इंद्रिय गति काल, और क्या कह सकते हैं, गतिवाही अवस्था। अब मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, ये संवेदी गामक अवस्था क्या होती है। 0 to 2 वर्ष में बालक क्या सीखता है, उसका विकास कैसे होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए ये बाल विकास की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें बालक लुढ़कना, गुटकना, चलना आदि क्रियाएं करना सीख लेता है। इस अवस्था में बालक बहुत 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 अधिक संवेदी होता है। क्यों होता है संवेदी, उसका कारण लिखा हुआ है मैंने। उसकी ज्ञानेंद्रियां भी अत्यधिक सक्रिय होती है। यदि ज्ञानेंद्रियां अत्यधिक सक्रिय होगी तो बालक अत्यधिक संवेदी हो जाएगा। फिर देखेंगे इस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करने की, कॉपी करने की, और बालक अनुकरण के माध्यम से ही सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करता है। ये जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गतिकाल अवस्था, इसमें बालक बड़ों का अनुसरण करता है, लोगों को जो भी कुछ करते हुए देखता है, परिवार के सदस्यों को, समाज के सदस्यों को, अपने से बड़ों को, तो बिल्कुल उसका अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब अभी जो ज्ञान सीखने का माध्यम है उसे हम अनुकरण कह सकते हैं। फिर देखिए ये जब अवस्था समाप्त होने वाली होती है, मतलब 0 to 2 वर्ष, जब वो 2 वर्ष के नज़दीक आ जाता है तो
उस बालक में कुछ समस्याओं के प्रति, अपनी जो समस्याएं, उसके समक्ष जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके प्रति हल ढूंढने की भावना भी पैदा हो जाती है या हल ढूंढने का वो प्रयास करता है। देखिए लिखा हुआ है, इस अवस्था के अंतक बालक अपने समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का हल खोजने का प्रयत्न करता है। इसमें मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ कि यहाँ पर उन्हीं समस्याओं का बालक हल ढूंढ पाता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष होती हैं। अब देखेंगे और इसकी विशेषताएं देखेंगे हम इसी अवस्था की। ये जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसमें संवेदनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रियां अत्यधिक सक्रिय हैं, उसमें आप देखेंगे उसे एक और नाम से बुलाया जाता है भाषा विकास से पूर्व की अवस्था। भाषा का विकास बहुत जोरदार स्तर पर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे भाषा विकास से पूर्व की अवस्था कहते हैं। फिर देखिए इसमें इस काल में संवेदी गामक अवस्था में स्मृति का जो फैलाव होता है वह सीमित होता है। फिर देखेंगे आप इस अवस्था में ध्वनि, प्रकाश और स्पर्श की संवेदनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। बिना किसी उद्देश्य के बालक छू छू कर चीज़ों को देखता है। आपने देखा भी होगा ये जो अवस्था रहती है संवेदी गामक विकास का जो काल रहता है, तो आप देखेंगे कोई भी सामान को, कोई भी वस्तु को जो उसे हानि भी पहुंचा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है, उसे लग भी सकती है, हर चीज़ों को, चाहे वो जूते चप्पल ही क्यों ना हो उदाहरण के तौर पर, उसे मुंह में लेकर उसको स्पर्श कर कर उसको देखना चाहता है। समन्वय के आधार पर यहाँ पर आप देखेंगे वो समन्वय करना सीखने लगता है, तो कि इसी आधार पर इस अवस्था में स्कीमा का भी निर्माण होता है। स्कीमा क्या है इसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। उदाहरण देखिए, ये उदाहरण जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। उदाहरण पर बहुत अधिक से अधिक ध्यान लगाएंगे। चादर पर पड़े हुए खिलौने को बालक चादर खींचकर प्राप्त कर लेता है। इस तरह का एक उदाहरण आया था, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में भी आया था और शायद फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, सेकेंड ग्रेड में पक्का 100% आया है। देखिए उदाहरण देखिए कि बालक बेड पर बैठा हुआ है, उस पर चादर बिछी हुई है, चादर पर थोड़ी सी दूरी पर एक खिलौना पड़ा हुआ है, तो बालक लुढ़क लुढ़क कर नहीं जा रहा है वहाँ पर, या उठकर नहीं जा रहा है। उसने क्या करा है, उसने जहाँ बैठा है वो वहीं पर बैठा है और उसने अपनी चादर को अपने हाथ से खींच लिया है। तो चादर पर पड़ा हुआ जो खिलौना था स्वतः ही उसके पास आ जाता है। तो ये उदाहरण पूछा जा चुका है कि ये उदाहरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उन्होंने जो अवस्थाएं बताई है उन 4 अवस्थाओं में से किस अवस्था का सटीक उदाहरण है। यदि हमें उदाहरण याद रहता है, वैसे मुझे आशा है कि ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये उदाहरण याद रहता है तो ये आपको आरपीएससी में 2 नंबर दिलाएगा। देखिए मैं और कोशिश करती हूँ आपको और सरल तरीके से बताने की। क्या था ये पहले, तो जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें से हम पहली अवस्था पर अब बात कर रहे हैं। प्रारंभ में 3 ही अवस्थाएं थी, मतलब 4 अवस्था पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रारंभ में केवल विकास की 3 ही अवस्थाएं निश्चित की गई थी, किंतु आगे चलकर 4 अवस्थाओं में ज्ञानात्मक विकास का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। यही 4 अवस्थाएं जिस भी रूप में आपके सामने आती हैं उसमें बताया है कि जिस रूप में स्कीमा वातावरण के साथ बच्चों का समन्वय स्थापित करता है, अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार से चिंतन करते हैं। और आप देखेंगे और इन अवस्थाओं की भी बहुत सारी उप अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं हैं, उनको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, उसकी भी उप अवस्थाएं हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं दिए, 2-2, 4-4 महीने का पूर्ण विवरण दिया हुआ है। बच्चा इन्हीं अवस्थाओं से होकर अपना ज्ञानात्मक विकास करता है। इसमें उम्र का बंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अवस्थाओं का जो ये क्रम है, क्रम के अनुसार ही उसका विकास होता है। प्रत्येक अवस्थाओं में वो नई नई संरचनाओं का निर्माण करता है जो पूर्व अवस्था की संरचनाओं पर ही आधारित होती है। देखिए और थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि ये जो सेंसरी मोटर एक्टिविटी जो टाइम पीरियड है, 0 to 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, कैसे चलता है, तो इसे कहते हैं कि ये प्रथम अवस्था अनेक विकासशील अंतर समन्वयात्मक
मतलब स्कीम की विभिन्न अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है। स्कीम क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। विकास की प्रथम अवस्था में स्वतः प्रेरित जन्मजात सामान्य क्रियाएं शामिल होती हैं। धीरे धीरे बच्चा इन क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा प्राथमिक संरचनाओं को अलग अलग निर्मित करता है, या उसके मस्तिष्क में संरचनाएं जैसे चूसना है, देखना है, पकड़ना आदि का निर्माण अलग अलग होता है। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है, जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता है, वैसे वैसे वो उस वस्तु को देखता है और उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्राथमिक या द्वितीय संरचनाओं का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं साधन और साध्य के बीच में समन्वय की। साधन तथा साध्य के बीच समन्वय अगली उपावस्था मतलब टर्सरी के नाम स्टेज पर होता है, जब बच्चा वस्तु के साथ अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे वस्तु को उठाना, उसको पाँव से या हाथ से दबाना, दांत से काटना आदि अनेक जब ऐसी क्रियाएं करता है तब जाके वो अपने साध्य पर पहुंचता है, अपने परिणाम पर पहुंचता है। जैसे ठकठकाना, तोड़ना, किसी चीज़ को बजाना, जोर से चीखना आदि। ऐसे ही देखेंगे विकास की और भी बहुत सारी उप अवस्थाएँ हैं, तो हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम उप अवस्थाओं पर नहीं जाएंगे। ये मैंने छोटा सा आपको उदाहरण देकर बताया था। संवेदी गामक विकास की पहली अवस्था है। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे के द्वारा निर्धारित विकास की दूसरी अवस्था की। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आने लगती है। हमने पढ़ा था इससे पूर्व वाली अवस्था में कि बालक जो भी कुछ सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पर अनुकरणों में परिपक्वता आने लगती है। उसके मस्तिष्क में प्रतिमान बनने लगते हैं, छवि बनने लगती है, इमेज बनने लगती है, आकृति बनने लगती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो विचारों का उदय होना आरंभ हो जाता है। जब विचारों का उदय होना ये तो है ना, ये तो यहाँ रख रखा है। इसलिए अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या हो जाता है, इमेज बनने लगता है, प्रतिमान बनने लगता है। तो हम अगर सरल शब्दों में कहें तो विचारों का उदय होना आरंभ हो जाता है। इस कारण वो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लगता है। आप देखेंगे उसका जो स्कूल बैग होता है उसमें वो कोई भी जो भी उसे अच्छी लगती है वो सारी वस्तुएं उसमें रखने लगता है, जिनका कोई उसके लिए औचित्य नहीं होता, लेकिन ये इस काल की विशेषता होती है। इसलिए इस अवस्था को वैचारिक उदय की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना भी जाता है कि इस अवस्था के अंत तक उसे विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ जो होती है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनका ज्ञान उसे हो जाता है। आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है आदि का ज्ञान उसे हो जाता है। इस अवस्था में बालक का भाषा से संबंधित विकास, अधिकतम विकास होता है। घटनाओं और वस्तुओं के माध्यम से वस्तुओं को वो प्रतीकों के माध्यम से समझने लगता है, और इस अवस्था में उसमें जो चिंतन करने की शक्ति है, क्षमता है, वो भी दृढ़ हो जाती है। अब इसी अवस्था को, जिसे हमने पूर्व संप्रत्यात्मक चिंतन काल कहा है,
जिसका वर्ष काल 2 से 7 वर्ष है, उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ कि 2 से 7 वर्ष तक का जो आयु है उसे वाक्य रचना संबंधी विकास काल भी कहते हैं। ये भाषा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है जिसमें संदर्भ शब्दों की समझ पैदा होने लगती है। अब बच्चा वस्तु तथा उसके संदर्भ को प्रकट करने वाले शब्दों को भी समझने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है। इसे स्पष्ट करने वाले चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर स्पष्ट हो जाता है। प्रतीक मानसिक पुनः स्तुतिकरण के रूप में भी आ सकते हैं। विचार एवं कार्यों में गति आ जाती है जिसमें बच्चा अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त करने लगता है। विचारों में धीरे धीरे तार्किक गणित संबंधी, मैंने अभी आपको बताया लॉजिकल मैथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसका भी उसमें विकास होने लगता है। क्रियाओं का मानसिक प्रस्तुतिकरण भी इस अवस्था में आरंभ हो जाता है जिसे विचार कहा जाता है, थॉट कहा जाता है। अभी हमने कहा था विचार का औदिक काल कहा है, इसे उदय काल कहा है हमने। ये अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या सूझ द्वारा सीखने की भी इसको अवस्था कह सकते हैं हम, कि ये जो आदिम अवस्था है जिसमें बच्चा सूझ के द्वारा और अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा किसी बाह्य व्यवहार को बिना समस्याओं के मानसिक रूप से स्वतः ही सुलझा लेता है या सुलझाने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे इस अवस्था के प्रमुख कौन कौन से व्यवहार होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी जगह में मैंने लिखा हुआ है, द्वितीय अवस्था जो है उसके प्रमुख व्यवहार है आत्मकेंद्रितता, श्रृंखलाबद्ध केंद्रविहीन चिंतन और मानवीकरण। अब इसको हम समझेंगे। आत्मकेंद्रितता, आत्मकेंद्रितता का आशय है केवल स्वयं को केंद्रित करके सारी क्रियाएं करना। पूर्व संप्रत्यात्मक जो अवस्था थी उसमें बच्चा अपने से अलग हटकर दूसरों के दृष्टिकोण और विचारों को नहीं समझ पाता था। वह स्वयं जिस प्रकार सोचता है या समझता है कि दूसरे भी उसी प्रकार सोचते और समझते हैं। उसके विचारों में लचीलापन न होकर एक जड़ता होती है। अब हम बात करेंगे श्रृंखलाबद्ध केंद्रविहीन चिंतन की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका अर्थ होता है विचारों को केंद्र विहीन या केंद्र बिंदु विहीन करके सोचना। अर्थात बच्चों के मस्तिष्क में विचारों की जो श्रृंखलाएं बिना किसी बिंदु के या केंद्र के बनती हैं, सभी प्रकार से वो अव्यवस्थित ही रहती हैं। इस प्रकार विचारों में समन्वय तथा क्रम वो बालक स्थापित नहीं कर पाता। सभी विचार बिखरे हुए होते हैं। बच्चा अपनी सरल प्रतिभा और विचारों में कोई भी क्रम या एकीकरण नहीं कर पाता। अब हम तीसरे व्यवहार की बात करेंगे जो है मानवीकरण। मानवीकरण के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के रूप में संबोधित करने से, व्यवहार करने से है मानवीकरण का मतलब। पूर्व संप्रत्यात्मक बच्चा मनुष्य तथा वस्तुओं के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता था। वह दोनों को ही मनुष्य जैसा समझकर उनको संबोधित करता था। और इसकी थोड़ी सी एक मेजर में विशेषता बताती हूँ जिससे आपको पूर्व संप्रत्यात्मक चिंतन काल जो 2 से 7 ईयर्स है, 2 to 7 ईयर्स है, आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए क्या क्या होता है, फिर इस अवस्था के बारे में बात करेंगे कि हमने इसको 2 भागों में भी बांटा है। धीरे धीरे बच्चों में विकासात्मक एकीकरण तथा आंतरिक समन्वय की भावना विकसित होने लगती है। इस अवस्था में विपरीतीकरण मतलब रिवर्सिबिलिटी अर्थात विपरीत दिशा में सोचने की क्षमता, व्यवहारिक बुद्धि का वर्गीकरण करने की क्षमता, क्रम रखने की क्षमता आधारित होती है, अर्थात इनका भी इसमें विकास हो जाता है। यदि हम अनुकरण विधियों की बात करें तो अनुकरणीय विधियों का आंतरीकरण भी इसमें होने लगता है। इन्हें पियाजे ने मानसिक प्रतिमा कहा है। देखिए कभी कोई छोटा प्रश्न बन जाए कि मानसिक प्रतिमाएं क्या होती है, तो अनुकरण विधियों का जो आंतरीकरण होता है, अंतरीकरण होता है, कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, इंटेटिव मूवमेंट होते हैं, उनको उन्होंने यहाँ पर मानसिक प्रतिमा कहा है, जिसके अंतर्गत क्रियाओं का मस्तिष्क पर एक चिन्ह सा बन जाता है जो प्रस्तुतिकरण के लिए आंतरिक प्रतीक का काम करता है। और यही प्रतीक भाषा विकास का प्रारंभिक बिंदु होता है, शुरुआत का बिंदु होता है। यद्यपि ये प्रथम भाषा
अवधारणात्मक प्रस्तुतिकरण का रूप नहीं ले पाती, लेकिन बच्चों की प्रथम भाषा प्रतिमा के रूप में ही रह जाती है, क्योंकि वो सामान्य धारणा नहीं बन पाती। ये पूर्व संकल्पनाएं व्यक्तिक एवं सामान्य अवधारणा का संकल्पना के बीच की स्थिति है। अब हम आगे बात करेंगे। ये जो अवस्था थी पूर्व संप्रत्यात्मक चिंतन काल, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संप्रत्यात्मक चिंतन, जो प्री ऑपरेशनल पीरियड है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको दो भागों में किस प्रकार बांटा गया है।